हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हम अपना चैप्टर 10 कवर अप कर रहे थे। चैप्टर 10 है हमारा ग्रेविटेशन। हमने मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर कवर अप कर लिया है, थोड़ा सा ही चैप्टर हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है, तो उस चैप्टर को हम आज कवर अप करके वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर का जितना भी पढ़ा है एक बार फटाफट से विदिन 5 मिनट्स उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद अपना बचा हुआ चैप्टर कवर अप करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने क्या देखा था? फोर्स के बारे में, ठीक है, कि फोर्स क्या है। हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा फोर्स है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमने एक नए फोर्स के बारे में पढ़ा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि हर एक चीज़ में, कि हम कोई चीज़ छोड़ते हैं, लिफ्ट की हुई है हमने एक हाइट से, अगर हमने उसको ड्रॉप कर दिया तो वो नीचे ज़मीन पे आके गिरता है, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जाता, वो स्ट्रेट नीचे ज़मीन पे आके गिरता है फटाफट से, ठीक है। या फिर एक अर्थ के अराउंड मून मूव करता है या फिर सन के अराउंड हमें प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, तो ये सब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इस चीज़ के बारे में देखा और समझा?
किसने? न्यूटन ने, इसाक न्यूटन, राइट। अब पॉइंट ये आता है, उन्होंने क्या कहा कि जैसे अब हम कुछ भी छोड़ रहे हैं, ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं एक हाइट पे से, तो वो स्ट्रेट नीचे आके गिरता है। तो मून क्यों नहीं गिरता है? तो मून इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि मून पे वो एक सेंटर सीकिंग फोर्स लगता है उस पे, सेंटर से, जो जिसको हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वजह से वो चारों ओर घूम मूव करता है अर्थ के, बजाय कि स्ट्रेटली उसके बिल्कुल ऊपर गिरने से, उसके पे फॉल नहीं करता है वो स्ट्रेटली। ठीक है, दिस इज द रीजन। अब हमने जो लास्ट लेक्चर में अपने लास्ट चैप्टर में थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने जो चीज़ पढ़ी थी, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये थी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाता है तो उस पर दूसरा ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाता है। तो उस मैटर में क्या हुआ फिर कि जो अर्थ है वो फोर्स लगा के अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन अब वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट भी तो फोर्स लगा रहा होगा, तो बिल्कुल लगाता है वो ऑब्जेक्ट फोर्स, बट द डिफरेंस इज ऑफ मास, कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और वो जो ऑब्जेक्ट है दूसरा, फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल है जो न्यूटन ने देखा था, तो वो एप्पल का मास इन कंपैरिजन टू अर्थ बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से उसका लगाया हुआ फोर्स अर्थ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल असर करता है, उस पर कोई ऐसा असर नहीं करता जिससे कि अर्थ में हमें कोई भी मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता ही करता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जितना ज़्यादा दूर होंगे वो ऑब्जेक्ट्स, मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वो कम अट्रैक्ट करेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो चीज़ें हमारे लिए अनकनेक्टेड हैं, हम देखें कि इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, उनमें भी कनेक्शन इन्होंने एस्टैब्लिश किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने, कि इसमें कुछ एक फोर्स है जो इनको बांध के रखता है, जैसे अर्थ के साथ बांध के रखता है हमको, या फिर प्लैनेट्स के अर्थ को और मून को, या सन और प्लैनेट्स का हमें देखने को मिलता है, या फिर टाइड्स हैं जो मूव करते हैं, या टाइड्स हमें देखने को मिलते हैं किसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, मून और सन की। ठीक है, फिर हमने फ्री फॉल की बात की थी कि जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं उसको गिराने के लिए, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड चेंज करने के लिए, वो किसकी वजह से गिर रहा है नीचे आके, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो नीचे आके गिर रहा है। तो जब वो आता है तो फिर वो एक स्पीड पे आता है, एक डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट आता है, स्पीड में आता है, वेलोसिटी में, तो वो एक्सेलरेट हो जाता है ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर हमने बात की कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, कैसा होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, हल्का है, भारी है, वो कैसा भी ऑब्जेक्ट है, वो एक ही तरीके से नीचे आके गिरेगा ग्रेविटेशन की वजह से। अब वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो किस तरीके का है, वो सेम तरीके से सेम वे में नीचे आके गिरेगा, राइट। फिर हमने मास की बात की थी कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, चाहे हम अर्थ पे देखें, चाहे हम किसी और प्लैनेट पे देखें, चाहे हम मून पे देखें, तो उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो हर जगह सेम ही रहेगा, राइट। फिर हमने वेट के बारे में देखा था कि वेट क्या है, कि अर्थ कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब कितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज आवर वेट। अब जो वो वेट है वो क्या है, किस वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कितना कर रही है अर्थ, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें देखने को मिलता है वो लोकेशन टू लोकेशन या प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। अब उसके डिफर करने की वजह से क्या होगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से डिफर कर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना होगा उसी के हिसाब से वेट होता है, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वेट भी ज़्यादा होगा, कम फोर्स है तो वेट भी कम होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लोकेशन टू लोकेशन या प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, दैट मीन्स वेट भी प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद हमने थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़ा था। थ्रस्ट क्या होता है, जब हम एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, और प्रेशर क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाते हैं वो प्रेशर। ठीक है, जैसे हमने पिन की बात की थी, ड्राइंग पिन्स कि बुलेटिन बोर्ड पे हम लगा रहे हैं, तो हम एक डायरेक्शन में पहले उसको पॉइंट करते हैं और फिर हम उस डायरेक्शन में ही हम एक एरिया पे फोर्स लगाते हैं, कि उस जो पिन की जो हेड है हम उस पर अपने थंब से फोर्स लगाते हैं ताकि वो उस बुलेटिन बोर्ड में एंटर कर जाए।
ठीक है। तो ये होता है थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट हमारी डायरेक्शन बताती है और जो प्रेशर है वो क्या बताता है, प्रेशर क्या बताता है, एक एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। जैसे कि अगर हमने सैंड की बात की थी कि अगर मैंने पैर डाला है तो अगर मैं पैर पे एक डायरेक्शन में स्ट्रेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं एक एरिया पे सिर्फ अपने पैर पे ही फोर्स डाल रही हूँ, अपनी बॉडी का वेट डाल रही हूँ, तो मेरा पैर नीचे की तरफ जाएगा ब्रेथ के अंदर। लेकिन अगर मेरी पूरी बॉडी है, मैं पूरी बॉडी को वहां पे करती हूँ, तो मेरा क्या है, बॉडी का वेट क्या हो गया, इक्वलाइज हो जाएगा हर एक एरिया पे, तो वो नीचे को सैंड में नहीं जाएगा, सैंड में धसेगा नहीं, राइट। तो इतना हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में। आज हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब ये तो हमने मेन बेसिक्स की बात की कि थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है, ठीक है। अब अगर हम फ्लूइड सब्सटेंसेस में प्रेशर की बात करें, जो फ्लूइड कौन से होते हैं, जैसे जो मेनली लिक्विड्स होते हैं या फिर जो गैसेस होती है, वो सारी की सारी हमारी फ्लूइड्स में आ जाती हैं। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। फ्लूइड का मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड आएंगे, ये पॉइंट नोट करने वाला है, क्योंकि फ्लूइड से हम क्या लेते हैं कि जो लिक्विड है, हम फ्लूइड और लिक्विड को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट सो, ठीक है। फ्लूइड एक वाइडर टर्म है, क्यों, क्योंकि फ्लूइड में लिक्विड के साथ साथ गैसेस भी इंक्लूड होती हैं। अ सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। अब क्या चीज होती है, जो लिक्विड है या गैस है उसका इतना ज़्यादा हमें वेट नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो सॉलिड कोई भी सब्सटेंसेस, सॉलिड कोई भी चीज़ है, वो क्या करती है, वो प्रेशर क्रिएट करती है अपने वेट की वजह से। सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट। अब उसी तरीके से अब सॉलिड का तो हम कह देते हैं कि कोई एज सच सॉलिड का प्रॉपर वेट होता है, लेकिन हम बात करें कि गैसेस है, गैस का कोई वेट नहीं होगा, या लिक्विड है, अरे लिक्विड का भी ऐसा क्या वेट होगा, लेकिन सिंपली हमें नहीं देखने को मिलता। गैसेस हमें एयर में देखने को मिल रही हैं तो हम कह देते हैं कि उसका वेट नहीं है। बट जैसे अगर हम एलपीजी सिलेंडर्स की बात करें, उसके अंदर गैस होती है और वो वेट से, किलो से भरी जाती है कि कितने किलो गैस उसमें है, तो उसका वेट नाप के ही भरी जाती है वो गैस, ठीक है। या फिर लिक्विड में अगर हम पानी की ही बात करें तो पानी का क्या होता है, अब बेशक से अब एक बूंद पानी है, उसका हम की भी क्या वेट है, लेकिन अगर हम उस पानी को एक कंटेनर में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक बॉटल भर ली हमने पानी की, तो वो बॉटल में हमें वेट मिलेगा फिर, क्यों, क्योंकि उस लिक्विड में भी वेट होता है। तो अगर वेट है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा, प्रेशर लगाएगा। सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट एंड दे also exert pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed। तो लिक्विड में क्या होता है कि, या फिर जो फ्लूइड्स हैं, चाहे वो लिक्विड है या फिर वो गैस है, वो क्या करता है, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है। कहाँ लगाता है, बेस पे, और जो साइड कंटेनर की जो साइड होती है, वॉल्स होती हैं, उन पे वो प्रेशर लगाता है। अब जैसे एक बॉटल होती है, हम प्लास्टिक बॉटल या फिर अपनी स्टील की बॉटल ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम पानी डालते हैं, क्यों, हम एक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, एक कपड़े में हम क्यों पानी नहीं डालते, क्यों, क्योंकि कपड़े में हम पानी डालेंगे तो वो पानी क्या करता है, पानी अपने वेट से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, उस कपड़े को गीला कर देगा और वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर हम एक पॉलीथिन में पानी डाल देंगे, जैसे कि एक पॉलीथिन है, ठीक है, उस पॉलीथिन में अगर मैंने पानी भर दिया, अब अगर उस पॉलीथिन को लिफ्ट करेंगे तो वो पॉलीथिन फट जाएगी, क्यों फटेगी, क्यों, वो क्योंकि पानी ने क्या किया है, वे अपना प्रेशर डाला है, वो नीचे की साइड भी प्रेशर डालेगा पानी और वो साइड्स में भी प्रेशर क्रिएट करेगा। अब क्योंकि हमने उस पॉलीथिन को लिफ्ट कर लिया तो वो साइड वाला भी जो प्रेशर है वो भी थोड़ा सा सिकुड़ के वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो नीचे क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर जाएगा, तो ज़्यादा प्रेशर जाके वो पानी के प्रेशर से वो पॉलीथिन फट जाएगी और वो पानी सारा का सारा नीचे बह जाएगा।
ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, फ्लूइड्स में भी वेट होता है और वेट होने के साथ साथ वो प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, प्रेशर exerted in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all directions। क्या बोला जा रहा है इसमें कि जो भी फ्लूइड है, अब वो एक पर्टिकुलर मास में या एक पर्टिकुलर वेट, मान लो मैं कहूँ एक पर्टिकुलर वेट अगर वो एक्सर्ट कर रहा है किसी चीज पे, तो वो क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है। वो हर एक डायरेक्शन, जैसे कि लिक्विड है, अब लिक्विड क्या कर रहा है, अब मैंने पॉलीथीन है, जैसे पॉलीथीन में मैंने लिक्विड डाला तो वो नीचे की साइड भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और वो जो पॉलीथीन की साइड्स हैं, साइड में जितनी पॉलीथीन है उतने पे भी वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो ये है प्रेशर इन फ्लूइड्स। मेन चीज क्या है कि फ्लूइड्स में लिक्विड्स और गैसेस दोनों होती हैं और वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और उनमें भी वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बायोंसी ब्योयेंसी की। ठीक है, हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर? हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल एंड फेल्ट दैट द बकेट ऑफ वाटर इज हेवियर व्हेन इट इज आउट ऑफ द वाटर? Have you ever wondered why a ship made of iron and steel does not sink in sea water, but while the same amount of iron and steel in the form of sheet would sink? These questions can be answered by taking buoyancy in consideration. अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं कि जब हम स्विम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत हल्का हल्का महसूस होने लग जाता है, या फिर हम क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे पानी है, तो पानी के अंदर अगर हम पेपर डालेंगे तो पेपर डिजॉल्व हो जाएगा। वो क्यों डिजॉल्व होके, या वो क्यों उसमें नीचे को चला जाता है, सिंक क्यों होता है, वो डूब क्यों जाता है? जबकि अगर मान लो हम कोई और चीज लेते, जैसे कि यहाँ पे शिप की बात की हुई है कि आयरन एंड स्टील है, आयरन एंड स्टील की अगर वो शिप बनी हुई है तो वो शिप क्या कर रही है, वो ऊपर की ऊपर ही तैरती है। वो शिप उसमें डूबती नहीं है। लेकिन अगर हम वही जितना अमाउंट हमने आयरन एंड स्टील है उतना ही अमाउंट की अगर हम कोई शीट ले लेंगे, उससे अगर हम शिप बनाएंगे तो वो पानी में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? सो विल फाइंड आउट दैट द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या है कि एक बॉटल है, ठीक, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें देखने को मिलता है, जो अर्थ फोर्स लगाती है, अर्थ फोर्स लगाती है तो वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अब एक बॉटल है, वो बॉटल को भी क्या करेगी, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और अर्थ कहाँ है, नीचे है, तो नीचे है तो ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हो रही है, वो बॉटल जो होगी वो नीचे की तरफ जाने लग जाएगी क्योंकि अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचेगी। but the water exerts an upward force on the bottle। ठीक है, देखो पानी है, मैं बताती हूँ, पानी है, ठीक है, एक बकेट में पानी है फॉर एग्जाम्पल। अब वो पानी होने की वजह से मैंने उस पानी में, बकेट में एक बॉटल डाली पानी भरने के लिए, उस बॉटल में वो बॉटल अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ जाने लगेगी, मतलब नीचे की तरफ वो अट्रैक्ट होएगी। लेकिन साथ ही साथ अब वो पानी के अंदर गई है तो उसके ऊपर जो पानी है वो भी उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको, बॉटल को। तो पानी के अट्रैक्शन की वजह से वो बॉटल क्या होएगी, वो बॉटल ऊपर की तरफ भी आएगी क्योंकि अर्थ तो उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन साथ ही साथ अब वो नीचे की तरफ गई तो जो उसके ऊपर पानी है वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा, बॉटल को। तो जब वो अट्रैक्ट करेगा तो वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उस वजह से बॉटल ऊपर की तरफ पुश होने लग जाएगी।
We have learned that the weight of an object is the force due to the gravitational attraction of the earth. कि अब ऑब्जेक्ट का वेट कितना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अर्थ कितना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन का फोर्स कितना ज़्यादा है, वो उसी से क्या पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है. When the bottle is immersed, the upward force exerted by the water on the bottle is greater than its weight. ठीक है, मतलब जब हमने बॉटल को पानी के अंदर डाला तो हमने बॉटल क्या डाली थी, खाली डाली थी, खाली बॉटल डाली थी हमने पानी के अंदर. तो उस टाइम पे क्या होगा, जो पानी का जो वेट है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा. तो पानी का वेट ज्यादा है तो वो पानी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉटल के ऊपर क्योंकि उसका वेट ज्यादा है. Therefore, it rises up when released. अब पानी का वेट ज़्यादा है तो पानी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा पानी का वेट ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसको. तो इसीलिए अगर हम उस बॉटल को पानी में छोड़ देंगे तो छोड़ने पे क्या होगा, वो बॉटल ऊपर की तरफ आ जाएगी. क्यों, क्योंकि वाटर ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. To keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to water must be balanced. अब उसको करने के लिए, बॉटल को पूरा का पूरा डुबाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और उस ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. जैसे कि हमें हाथ से उस बॉटल पे फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो बॉटल नीचे ही रहे, ताकि उसमें पानी भर जाए, नहीं तो वो वाटर के वेट से या वाटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो ऊपर आ जाएगी. दिस कैन बी अचीव्ड बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, मेन चीज क्या है कि अब एक बकेट है, बकेट में की जो हम बात कर रहे हैं, तो बकेट के अंदर अब वहां पे क्योंकि वो बकेट है तो उसमें अर्थ का इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा. अर्थ अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ डाउनवर्ड्स, लेकिन अब उसमें जो जिसके साथ उसका कांटेक्ट है बॉटल का वो है वाटर. तो वाटर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. हम बॉटल को नीचे की तरफ प्रेशर दे रहे हैं तो वो नीचे की तरफ डाल रहे, इमर्स कर रहे हैं, तो वो वाटर जो उसके ऊपर है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वाटर का वेट ज़्यादा है. तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से वो बॉटल ऊपर की तरफ आएगी. तो उसको नीचे डुबाए रखने के लिए बॉटल को उस पानी में, क्योंकि पानी उसको फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसको नीचे की तरफ, ताकि वो बॉटल नीचे रहे, ऊपर ना आए वाटर के फोर्स की वजह से. दिस फोर्स मस्ट एटलीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बॉटल. मतलब कि जो ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब मान लो जो वाटर का फोर्स है, हमें उससे ज़्यादा ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना उस बॉटल पे, तभी तो हम उसको नीचे रख पाएंगे. अगर हम कम वेट लगा रहे हैं और वाटर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, वाटर का फोर्स ज़्यादा है, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स वाला जीत जाएगा. तो वाटर का फोर्स उसको अट्रैक्ट कर लेगा बॉटल को, तो हमारा फोर्स या जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए. द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोएंट फोर्स. तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है कि वाटर उस बॉटल पे, पानी जो है उस बॉटल के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट या फिर बायोएंसी फोर्स. इन फैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बायोएंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बायोएंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. ठीक है, तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या याद रखनी है, बायोएंसी क्या है, कि जब ऊपर से कोई फोर्स लगता है, ठीक है, ऊपर से फोर्स लगता है और उसको एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, ऊपर की तरफ उसको लेके आने की कोशिश करता है फोर्स लगा के. ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, अपथ्रस्ट या फिर बायोएंसी फोर्स. राइट. नाउ वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स तो डूब जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऊपर ही तैरते रहते हैं. अब वो ऐसा क्यों होता है. द नेल सिंक्स, मतलब एक जैसे कील होती है जैसे, तो वो कील तो क्या हो जाएगी, डूब जाती है.
द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको नीचे की तरफ खींच लेता है। देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल विच पुशेज इट अपवर्ड्स। अब एक ऊपर से फोर्स जो पानी का लगता है, जो भी हमने बात की अपथ्रस्ट या बायंसी फोर्स, वो उसको ऊपर की तरफ खींचता है। बट द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज ग्रेटर दैन द अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर ऑन द नेल, सो इट सिंक्स। कि जो डाउनवर्ड फोर्स है उसका मतलब जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन कंपैरिजन टू द फोर्स ऑफ वाटर वो ज़्यादा है। इसकी वजह से वो कहाँ पे अट्रैक्ट होती है आयरन नेल? नीचे पानी की तरफ, सॉरी नीचे अर्थ की तरफ, तो इसीलिए वो नीचे की तरफ बैठ जाती है और वो डूब जाती है पानी में। द कोक फ्लोट्स वाइल द नेल सिंक्स। अब जो कॉर्क होता है वो क्या करता है? वो ऊपर की ऊपर तैरता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डेंसिटीज। अब उनकी डेंसिटी के अंदर फर्क है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि उसके अंदर उसकी डेंसिटी कितनी है, उसके अंदर कितना, मान लो अगर मैं कहूँ एक बॉटल की डेंसिटी कितनी है, तो एक बॉटल की डेंसिटी उतनी है जितना पानी उसमें आ सकता है। द डेंसिटी ऑफ कोक इज लेस दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब जितनी पानी की डेंसिटी है उससे कम डेंसिटी होती है कोक की, वो ज़्यादा कुछ चीज़ होल्ड नहीं कर पाता। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द कोक इज ग्रेटर दैन द वेट ऑफ द कोक। मतलब कि कोक का वेट इतना नहीं है जितना कि उस जो वाटर उसको अट्रैक्ट कर रहा है उसका वेट है, जिसकी वजह से वो ऊपर फ्लोट करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम क्या कहते हैं कि कोई भी भारी चीज़ है वो क्या करेगी? वो नीचे बैठ जाएगी। लेकिन कोई हल्की चीज़ है तो वो क्या करेगी? वो ऊपर की तरफ ही फ्लोट करेगी। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भारी चीज़ हम किसके कंपैरिजन में कह रहे हैं? वाटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में कह रहे हैं वो, कि वाटर जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अट्रैक्ट करने के लिए, अगर उस ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो उससे ज़्यादा है तो वाटर जो है उसको इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वाटर का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हल्का है वो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली वाटर उसको अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेगा, और वो अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ ही वो तैरने लग जाएगा। जैसे अगर हम एक पत्थर की बात करें, एक बड़ा पत्थर है, अगर हम पत्थर पानी में डालेंगे तो वो पत्थर नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि पत्थर का वेट ज़्यादा है। वाटर के फोर्स लगाने से ज़्यादा वेट उस पत्थर का है। और अगर मैं एक खाली बॉटल की बात करूँ तो खाली बॉटल क्या करेगी? खाली बॉटल ऊपर की ऊपर ही तैरेगी, क्योंकि उस बॉटल का वेट कम है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करें आर्किमेडेस प्रिंसिपल की। आर्किमेडेस प्रिंसिपल क्या है? यू विल फाइंड दैट द इलोंगेशन ऑफ अ स्ट्रिंग or the reading of the balance decreases as the stone is gradually lowered in the water। मतलब इसमें क्या किया है? एक जैसे कि अगर हमने क्या किया, एक रस्सी से मान लो या एक तार से हमने एक पत्थर को बांध दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम उस वो जो पत्थर है हमने उसको पानी के अंदर डाला, तो जैसे ही हम उसको जितना ज़्यादा पानी के अंदर डालते जाएंगे, लोअर करते जाएंगे, वैसे ही वो जो स्ट्रिंग है उसकी वो छोटी होती चली जाएगी, या फिर जो बैलेंस बचेगा, या जो स्ट्रिंग है, सिंपल सी चीज़, वो जो स्ट्रिंग है, वो जो तार है, मान लो मैंने 2 मीटर तार ले ली। ठीक है, 2 मीटर तार लेके मैंने उसको उस तार के एक एंड पे पत्थर बांध दिया। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं उस पत्थर को पानी के अंदर डालूंगी तो जितना ज़्यादा मैं उसको पानी के अंदर डालूंगी तार ऊपर उतनी तो कम बचेगी, है ना, क्योंकि वो बाकी की तार पानी में चलेगी। हाउएवर नो फर्दर चेंज इज ऑब्जर्व वंस द स्टोन गेट्स फुली इमर्स्ड इन द वाटर। अब वो जो स्टोन है, वो जो पत्थर है, वो पानी में जब बिल्कुल नीचे तक चला गया, हम कहते हैं ना कि बिल्कुल उसके तली में लग गया, नीचे तक लग गया वो, तो उसके बाद वो और ज़्यादा तो नहीं जा सकता। अब उसके बाद कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। मान लो वो स्टोन पूरा का पूरा पानी के अंदर चला गया एंड तक, उसके बाद हमारे पास आधा मीटर तार बच गई है हमारे हाथ में, तो आधा मीटर तार बचेगी ही बचेगी।
जब तक हम उसको पकड़े हुए हैं स्ट्रेट, तो वो आधा मीटर तार बचेगी, उसमें कोई भी चेंज अप नहीं आएगा क्योंकि वो पूरे फुलनेस लेवल पे स्टोन जा चुका है। वट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिक्रीज इन द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो अब ये एक्सटेंशन जो कम हुई है, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, अब हम उसके बारे में देखेंगे। वी नो दैट द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग और द स्प्रिंग बैलेंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। कि अब वो नीचे क्यों गया, क्योंकि वो स्टोन का जो वेट था वो तार के कंपैरिजन में स्टोन का वेट ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो नीचे नीचे जाता चला गया। Since the extension decreases once the stone is lowered in the water, it means that some force acts on the stone in upward direction. अब उन्होंने क्या कहा कि जो वो स्ट्रिंग थी, तार थी, वो भी तो कम होती चली गई ना जैसे जैसे स्टोन नीचे जाता चला गया। उसका मतलब क्या हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं, इसका मतलब है कि एक ऐसा फोर्स भी है जिससे कि जो कि मतलब ऊपर की साइड से लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एज अ रिजल्ट द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस एंड हेंस द इलोंगेशन ऑल्सो डिक्रीजेस। तो जो नेट फोर्स लग रहा है उस स्ट्रिंग के ऊपर, वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि दोनों ही साइड से जब फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जब दोनों साइड से लग रहा है तो क्या होगा, वो फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो एक तार पे मैंने स्टोन बांध दिया और उसको अगर मैंने छोड़ दिया, तो वो तो पूरा का पूरा बिल्कुल पानी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो स्टोन से बंधी हुई है और स्टोन क्या है, स्टोन भारी है, स्टोन में वेट है, तो वो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको ऊपर से पकड़ के रख रही हूँ तार को, और फिर मैं स्टोन को डाल रही हूँ कि वो स्टोन अपने नीचे लेवल तक कितना जाएगा, वाटर लेवल तक। ठीक है, तो अब ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए क्या है कि वो मुझे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है कि तार कितनी अंदर तक डूबेगी और कितनी तार ऊपर बचेगी, क्योंकि वो फोर्स मैंने ऊपर भी लगाया है, क्योंकि मैं उसको पकड़ रही हूँ। ठीक है, और ये जो अपवर्ड फोर्स लगता है उसको तो हम क्या कहते हैं, बायंसी, ये हमने पढ़ा है। तो क्या कहा आर्किमेडेज ने, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डुबाते हैं हम, या कोई भी फ्लूइड के अंदर अगर हम डुबाते हैं, चाहे पूरा डुबा रहे हैं चाहे आधा डुबा रहे हैं, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स भी लगता है, जैसे जिसको हम बायंसी कह रहे हैं, अपवर्ड फोर्स भी लगता है, जो कि इक्वल ही होता है जितना कि उस फ्लूइड का वेट है। जितना वेट नीचे लग रहा है, मतलब उतना ही वेट ऊपर लगता है उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये आर्किमेडेज प्रिंसिपल ने कहा। ठीक है, उन्होंने अब इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस दी। क्या, इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। अब ये जो आर्किमेडेज प्रिंसिपल है, इसको यूज़ किया जाता है शिप्स और सबमरीन्स को डिज़ाइन करने में। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लैक्टोमीटर्स में, ठीक है, लैक्टोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, और ये जो मिल्क के सैंपल्स होते हैं उनकी प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर एक हाइड्रोमीटर के तौर पे इनको आर्किमेडेज प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। राइट, फिर है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, अब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अब डेंसिटी, अभी हमने बात की, डेंसिटी क्या है कि एक के अंदर उसके कितनी वॉल्यूम आ सकती है, जैसे बॉटल के अंदर पानी कितना आ सकता है। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, ऐसा यूनिट क्या है डेंसिटी की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस रिमेन्स द सेम। अब कुछ कंडीशंस में क्या होता है, जो डेंसिटी है एक सब्सटेंस की वो सेम ही रहती है। Therefore, the density of a substance is one of its characteristic properties. It is different for some different substances. For example, the density of gold is 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, while that of water, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि गोल्ड की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, 19,300, जबकि पानी की डेंसिटी क्या होती है, 1000। तो क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी अलग अलग डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी के हिसाब से ही हम उसकी प्योरिटी को नाप सकते हैं। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी टू अ सब्सटेंस इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ वाटर। मतलब वाटर के साथ कंपेयर करके हम उसकी डेंसिटी का पता लगा सकते हैं। ये ईजी मेथड माना जाता है। ठीक है, तो हम रिलेटिव डेंसिटी को
किस तरीके से बता सकते हैं कि एक डेंसिटी का, क्योंकि हम वाटर से कंपेयर करें तो अगर कि एक डेंसिटी का कितना एक सब्सटेंस की कितनी डेंसिटी है अपॉन एक वाटर की, मतलब वाटर की उसके कंपैरिजन में कितनी डेंसिटी, ताकि हम उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकें। रिलेटिव मतलब हम किसी से रिलेट करके निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे किससे रिलेट करके निकाल रहे हैं, वाटर से रिलेट करके निकाल रहे हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर गाइज, चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, मेन सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें ही हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एक बार रीड कर लीजिएगा, कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।